अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि एक नया अत्याधुनिक और अरबों डॉलर का हवाई जहाज डिजाइन किया गया है। और हजारों इंजीनियरों ने सालों तक इस पर अपनी दिन रात की मेहनत लगाई है। बिल्कुल। और फिर वो बड़ा दिन आ ही जाता है जब कारखाने में इसके भारी भरकम इंजनों को विंग्स के नीचे फिट किया जाना है। क्रेन से इंजन को उठाया जा रहा है और सब लोग एकदम सांसें रोक के देख रहे हैं। और तभी अचानक पता चलता है कि इंजन का आकार विंग के खांचे से महज 1 इंच बड़ा है। हाँ, मतलब वो फिट ही नहीं हो रहा। आज से 40-50 साल पहले तक निर्माण की दुनिया में ऐसी करोड़ों रुपए की गलतियां होना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। एकदम सही कह रहे हैं आप। उस समय चीजें अक्सर अंदाजे पर चलती थीं। लेकिन आज के समय में ऐसा होना लगभग असंभव है। और वो इसलिए क्योंकि आज असली दुनिया में धातु का एक भी टुकड़ा काटने या एक भी पेच कसने से बहुत पहले वो पूरा का पूरा हवाई जहाज एक अदृश्य डिजिटल कारखाने में बन चुका होता है। हाँ, वो उड़ भी चुका होता है और भयंकर तूफानों से गुजरकर पूरी तरह टेस्ट भी हो चुका होता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इंजीनियरिंग की इसी छिपी हुई दुनिया की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि आधुनिक उत्पाद विकास में कैड कैम और सीएई जैसी प्रणालियां कैसे एक अचूक डिजिटल रीड का निर्माण करती हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये कोई भविष्य की तकनीक नहीं है। हाँ, ये तो आज की सच्चाई है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो हम उस जादुई प्रक्रिया को डिकोड कर रहे हैं जो एक कोरे कागज पर बने रफ आइडिया को हमारे हाथ में मौजूद एक परफेक्ट स्मार्टफोन में बदल देती है। या फिर सड़क पर दौड़ती किसी शानदार कार में। देखिए, आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया पूरी तरह से इसी डिजिटल आर्किटेक्चर पर टिकी हुई है। मतलब ये सिर्फ कुछ नए सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक पूरा नजरिया है कि हम इंसानी विचारों और कल्पनाओं को भौतिक वास्तविकता में कैसे बदलते हैं। पहले के समय में जो काम अनुमान और बनाकर देखते हैं वाली सोच पर निर्भर था, आज वो 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से की सटीकता के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर तय हो जाता है। तो चलिए इस अदृश्य डिजिटल कारखाने के पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं, जो है डिजाइन। जाहिर है, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी शक्ल तय करनी होगी। और यहीं से कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन की शुरुआत होती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब लोग डिजाइन शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद स्क्रीन पर कोई अच्छी सी ड्राइंग या 3D चित्र बनाया जा रहा है। हाँ, अक्सर लोगों को यही गलतफहमी होती है। मैं तो इसे एक बहुत ही एडवांस 3D वीडियो गेम की तरह देखता हूँ, जहाँ इंजीनियर एक बेहद जटिल डिजिटल लेगो सेट के साथ खेल रहे होते हैं। ये लेगो वाली एनालॉजी बहुत हद तक सही है, लेकिन कैड इसके आगे की बहुत सी परतों को खोलता है। कैड कोई साधारण पेंट ब्रश या कैनवस नहीं है। तो फिर ये असल में है क्या? यह शुद्ध गणित और ज्यामिति है। कैड सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स या कैटिया का असली काम सिर्फ चीजों को सुंदर दिखाना नहीं है। अच्छा। इसमें ज्योमेट्रिक मॉडलिंग होती है, जहां उत्पाद के हर एक पुर्जे का सटीक आकार, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बहुत ही बारीकी से तय की जाती है। यानी अगर कोई एक कार डिजाइन कर रहा है, तो वो सिर्फ बाहर से कार की शक्ल नहीं बना रहा है, एकदम सही। बल्कि वो उस कार के अंदर के इंजन, उसकी सीटों, स्टीयरिंग व्हील और यहाँ तक कि दरवाजे के अंदर लगे छोटे से स्प्रिंग का भी 3D मॉडल बना रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ मॉडल ही नहीं, बल्कि सरफेस डिजाइन जैसी बहुत जटिल चीजें भी इसमें होती हैं। सरफेस डिजाइन से आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, एक स्पोर्ट्स कार की बाहरी त्वचा को ही ले लीजिए। उसे सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाया जाता। हाँ, जाहिर है, उसे तेज भागना भी तो है। सही कहा। कैड में सरफेस डिजाइन का इस्तेमाल करके उस कार की बॉडी को ऐसा आकार दिया जाता है कि तेज रफ्तार में हवा उसे बिना किसी रुकावट के चीरती हुई निकल जाए। ओह, मतलब हर एक कर्व को गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है। हाँ, एकदम सटीकता के साथ। और मुझे लगता है कैड का सबसे बड़ा सुपर पावर यह है कि इसमें बदलाव करना बहुत आसान है। मान लीजिए कार का डिजाइन बन गया और फिर लगा कि दरवाजे का हैंडल थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। पुराने जमाने में तो इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट फाड़कर नई ड्राइंग बनानी पड़ती। हाँ, और उसमें तो हफ्तों लग जाते होंगे। बिल्कुल, लेकिन आधुनिक कैड सिस्टम पैरामेट्रिक होते हैं। इसका मतलब है कि डिजाइन के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं दरवाजे के हैंडल को 2 इंच ऊपर खिसकाता हूँ, तो दरवाजे के अंदर का लॉक मैकेनिज्म, उसके स्क्रू की जगह और दरवाजे का बाहरी पैनल, सब कुछ अपने आप उसी सेकंड एडजस्ट हो जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत समय बचाता होगा। हाँ, इंजीनियर इस तरह से एक ही दिन में एक डिजाइन के दर्जनों अलग-अलग वर्जन्स आजमा सकते हैं। ये उत्पादन शुरू होने से पहले डिजाइन की सारी खामियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब कैड ने हमें एक
बेहद खूबसूरत, 100% सटीक और हर पुर्जे के एकदम सही फिट होने की गारंटी देने वाला डिजिटल मॉडल दे दिया। जी बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सिर्फ डिजाइन का ज्यामितीय रूप से सही होना ही तो काफी नहीं है। आप किस दिशा में सोच रहे हैं? मतलब जब वो कार या वो स्मार्टफोन असली दुनिया में आएगा तो उसे बारिश, गर्मी, धक्के और गड्ढों का सामना भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है। अगर कैड में इतना शानदार 3D मॉडल बन ही गया है तो क्या सीधे उसका एक असली प्रोटोटाइप बनाकर उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता? मतलब कार बनाओ और उसे दीवार से टकराकर देख लो कि वो कितनी मजबूत है। इस बीच में एक और डिजिटल सिस्टम की क्या जरूरत है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम सिर्फ कैड पर रुक क्यों नहीं सकते। देखिए, कैड और हमारी अगली प्रणाली CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो CAE का काम एकदम अलग है। हाँ, कैड सिर्फ आकार तय करता है, वो बताता है कि चीज कैसी दिखेगी, लेकिन CAE उस आकार में भौतिकी डालता है। CAE हमें यह बताता है कि असली दुनिया में वो आकार कैसे बर्ताव करेगा। और जो मैंने वो असली प्रोटोटाइप वाला सवाल पूछा था, जरा सोचिए, हर बार एक नया डिजाइन टेस्ट करने के लिए एक नई कार बनाना और उसे दीवार से टकराना कितना महंगा और धीना होगा। जाहिर है कोई भी कंपनी हर क्रैश टेस्ट के लिए एक नई करोड़ों की कार बर्बाद नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल नहीं, और इसीलिए CAE का इस्तेमाल होता है। CAE सॉफ्टवेयर जैसे कि एनसीज या अबेकस उस 3D मॉडल को लेते हैं और उसे एक डिजिटल टेस्टिंग लैब में डाल देते हैं। ओह, डिजिटल टेस्टिंग लैब। हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEA कहते हैं। ये नाम तो काफी तकनीकी लग रहा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? जरूर। कल्पना कीजिए कि कैड में बना एक स्मार्टफोन का 3D मॉडल है। CAE सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो उस पूरे फोन को लाखों छोटे छोटे अदृश्य तिकोनों या ब्लॉक्स में तोड़ देगा। अच्छा, तो पूरा फोन एक साथ टेस्ट करने के बजाय सॉफ्टवेयर उन लाखों छोटे हिस्सों को अलग अलग कर देता है। जी, इस प्रक्रिया को मेशिंग कहते हैं। अब फोन का मॉडल लाखों छोटे हिस्सों का एक जाल बन गया है। हाँ, ये मेशिंग वाला कॉन्सेप्ट सच में दिलचस्प है। अब सॉफ्टवेयर को बताया जाता है कि ये फोन एल्यूमिनियम और कांच का बना है, और मान लीजिए इसे 4 फीट की ऊंचाई से कंक्रीट के फर्श पर गिराया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर अब उन लाखों छोटे तिकोनों पर गुरुत्वाकर्षण और टक्कर के भौतिक नियमों को लागू करता है। सटीक। वो कैलकुलेट करता है कि जमीन से टकराने पर फोन के किस कोने पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और कहां से स्क्रीन टूटने की संभावना है या कौन सा अंदरूनी पुर्जा हिल सकता है। हाँ, इसी को संरचनात्मक विश्लेषण कहते हैं। मतलब फोन को असल में गिराने से पहले ही हमने उसे डिजिटल दुनिया में हजारों बार गिराकर देख लिया कि वो कहां से टूटेगा। और सिर्फ गिराना ही नहीं, CAE में थर्मल सिमुलेशन भी होते हैं। वो क्या होता है? जैसे क्या एक लैपटॉप लगातार गेम खेलने पर इतना गर्म हो जाएगा कि उसके अंदर का प्रोसेसर पिघल जाए? हवा का प्रवाह कैसा होगा? ये सब थर्मल सिमुलेशन में आता है। ओह वाओ! और क्या टेस्ट होता है इसमें? इसके अलावा द्रव गतिशीलता होती है, जहां देखा जाता है कि एक हवाई जहाज के पंखों के ऊपर से हवा कैसे गुजरेगी। और कंपन का परीक्षण भी होता है। कंपन मतलब वाइब्रेशन? हाँ, जैसे जब कार का इंजन 5000 RPM पर घूमेगा तो क्या पूरी कार का ढांचा कांपने तो नहीं लगेगा? ये तो ऐसा हुआ कि उत्पाद को स्क्रीन के अंदर ही तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है और खींचा जा रहा है ताकि वो असली दुनिया में आए तो कभी फेल ना हो। बिल्कुल, ये पूरी तरह से विकास की लागत को बचाता है और उत्पाद की विश्वसनीयता को एकदम आसमान पर पहुंचा देता है। और अगर टेस्ट फेल हो जाए तो? जब CAE सॉफ्टवेयर बताता है कि फोन का एक खास कोना गिरने पर कमजोर पड़ रहा है, तो डिजाइनर वापस कैड में जाता है, उस कोने को थोड़ा और मोटा करता है और फिर से CAE में टेस्ट करता है। और ये सब कुछ घंटों के भीतर हो जाता है, बिना एक भी रुपया असली मटेरियल पर खर्च किए। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। हाँ, यही डिजिटल टेस्टिंग की असली ताकत है। तो अब तक की कहानी ये रही कि कैड से एक बेहतरीन और सटीक डिजाइन आ गया, फिर CAE का इस्तेमाल करके उस डिजाइन को हर तरह के भौतिक दबाव, गर्मी और धक्कों के लिए टेस्ट कर लिया गया। और मान लेते हैं कि डिजाइन हर टेस्ट में पास भी हो गया। लेकिन यहाँ असली चुनौती आती है। वो डिजाइन अभी भी कंप्यूटर के अंदर ही है। एक स्क्रीन पर दिखने वाला 3D मॉडल खुद तो कटकर लोहे या प्लास्टिक में तब्दील नहीं हो जाएगा। मशीनों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्या करना है? और यहीं से हमारी डिजिटल यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है, यानी निर्माण। जिसे हम कैम कहते हैं, राइट? हाँ,
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं यहाँ अपने अदृश्य डिजिटल कारखाने वाले नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि कैम एक तरह के अल्टीमेट ट्रांसलेटर या दुभाषिए का काम करता है। दुभाषिया वो कैसे? क्योंकि मशीनें, चाहे वो रोबोटिक आर्म्स हों या बड़ी बड़ी कटिंग मशीनें, वो 3D डिजाइन या सिमुलेशन की भाषा नहीं समझती। उन्हें तो बस ये समझना होता है कि उन्हें कब, कहाँ और कितना आगे पीछे होना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कैम का मुख्य काम यही है, कैड में बनाए गए उस 3D मॉडल को उन स्पष्ट मशीनी निर्देशों में बदलना जिन्हें कंप्यूटर नियंत्रित मैन्युफैक्चरिंग उपकरण समझ सके। इन उपकरणों को ही हम CNC मशीनें कहते हैं ना? जी हाँ, CNC मशीनें। तो ये अनुवाद काम कैसे करता है? मान लीजिए टाइटेनियम धातु के एक ठोस ब्लॉक से हवाई जहाज के इंजन का एक बहुत ही जटिल टरबाइन ब्लेड काटना है। कैम इस काम को कैसे अंजाम देगा? जब उस ब्लेड के कैड मॉडल को कैम सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, जैसे मास्टर कैम या फ्यूजन 360, तो कैम उसका विश्लेषण करता है। अच्छा। फिर वो टूल पाथ बनाता है। टूल पाथ असल में वो रास्ता या नक्शा है जिस पर मशीन का काटने वाला टूल चलेगा। मतलब मशीन को एक रास्ता दिखाया जाता है। हाँ, कैम सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स में बदल देता है। यह मशीन को बिल्कुल सटीक निर्देश देता है कि X अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दाएं जाओ, Z अक्ष पर 2 मिलीमीटर नीचे ड्रिल करो, फिर Y अक्ष पर 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ो। और ये सब इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से होता है कि एक भारी भरकम कटिंग मशीन मक्खन की तरह धातु को तराशने लगती है। बिल्कुल। और कैम का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ ये नहीं है कि वो एक पुर्जे को कैसे बनाता है, बल्कि ये है कि वो सटीकता और निरंतरता को कैसे बनाए रखता है। निरंतरता से आपका मतलब है कि एक ही काम को बार बार बिना थके या बिना कोई गलती किए दोहराना? हाँ, इसे उसी हवाई जहाज के इंजन के ब्लेड वाले उदाहरण से समझते हैं। अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन और कुशल कारीगर भी उसे अपने हाथों से तराशेगा, तो मानवीय गलती की एक मामूली गुंजाइश हमेशा रहेगी। हाँ, कोई भी इंसान मशीन पर नहीं हो सकता। हो सकता है वो आज के ब्लेड को कल वाले ब्लेड से बाल बराबर अलग बना दे, लेकिन जब एक इंजन के लिए ऐसे ही 10,000 बिल्कुल एक समान ब्लेड्स चाहिए, तो इंसान उस सटीकता को बरकरार नहीं रख सकता। क्योंकि इंसान थकते हैं, उनका ध्यान भटक सकता है। सही कहा। लेकिन कैम के जरिए CNC मशीन सीधे डिजिटल निर्देशों का पालन कर रही है। वो मशीन दिन रात काम कर सकती है और लगातार 10,000 ब्लेड्स बना सकती है। और 10,000वां ब्लेड भी पहले ब्लेड की 100% सटीक कार्बन कॉपी होगा। एकदम, उसमें 1 माइक्रोन का भी फर्क नहीं होगा। इससे उत्पादन की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है, समय की भारी बचत होती है और सबसे बड़ी बात, कबाड़ या सामग्री की बर्बादी लगभग खत्म हो जाती है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर इन तीनों को CAD, CAE और कैम को एक साथ रखकर देखा जाए, तो ये अलग अलग द्वीप नहीं है, ये तो एक पूरी पाइपलाइन है। इसी को उद्योग की भाषा में डिजिटल थ्रेड कहा जाता है। यह एक पूरी तरह से एकीकृत कार्य प्रणाली है। डिजिटल थ्रेड मतलब सब कुछ एक धागे से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक दौर था जब डिजाइनर कागज पर ड्राइंग बनाता था, फिर उसे टेस्टिंग टीम को भेजता था जो उसे अपने तरीके से समझती थी, और अंत में कारखाने के फर्श पर बैठा कारीगर उसे अपने हिसाब से बनाता था। बिल्कुल। हर कदम पर जानकारी खोने या गलत समझे जाने का डर रहता था। लेकिन अब तो सब कुछ उसी एक डिजिटल फाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है ना? हाँ, आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ये डिजिटल थ्रेड कुछ इस तरह काम करता है कि जापान में बैठा एक डिजाइनर कैड पर एक नई इलेक्ट्रिक कार का चैसिस डिजाइन करता है। अच्छा। जैसे ही वो उसे सेव करता है, जर्मनी में बैठी CAE टीम उसी मॉडल पर क्रैश टेस्ट सिमुलेशन रन करने लगती है। और अगर CAE टीम को लगता है कि चेसिस कमजोर है, तो वे तुरंत जापान फीडबैक भेज देते हैं। हाँ, बदलाव होते हैं और जब डिजाइन पूरी तरह से पास हो जाता है, तो वो डिजिटल फाइल सीधे भारत में मौजूद कारखाने के कैम मशीनों तक पहुंच जाती है। और भारत में मशीनें उस चेसिस को काटना और वेल्ड करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। ये जो ग्लोबल सहयोग का नज़ारा आपने दिखाया है, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे लोग एक ही अदृश्य कारखाने में एक साथ काम कर रहे हैं। और सिर्फ कारें नहीं, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, औद्योगिक मशीनरी, आर्किटेक्चर, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां इस तकनीक का दबदबा ना हो। मतलब आसपास जो भी जटिल या उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद मौजूद है, वो इसी डिजिटल रीढ़ से होकर गुजरा है। जी हाँ, 100%। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा पुशबैक देना चाहूंगा। थोड़ा शैतान का वकील बनते हैं। अच्छा, बताइए क्या सवाल है? देखिए, जब CAD खुद ही ज्यामिति बनाने में मदद कर रहा है और CAE सारे भौतिकी के टेस्ट और कैलकुलेशन खुद ही कर ले रहा है,
और कैम मशीनों को निर्देश देकर सारा निर्माण भी खुद करवा रहा है। हाँ, तो क्या इन सारी स्वचालित तकनीकों ने हमारे इंजीनियरों को महज स्क्रीन के पीछे बैठकर बटन दबाने वाले ऑपरेटर नहीं बना दिया है? क्या वो पुराना पसीने से लथपथ हैंड्स ऑन इंजीनियर अब खत्म हो गया है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो तस्वीर इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। उलट कैसे? ये सच है कि इंजीनियर अब हाथ में ग्रीस लगाकर या ड्राफ्टिंग टेबल पर घंटों झुककर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन तकनीकों ने उनकी रचनात्मकता को मारा नहीं है, बल्कि उसे आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है? वो कैसे? जब कागज पर ड्राइंग बनाने और हाथ से लकड़ी का प्रोटोटाइप छीलने में महीने नहीं बिताने पड़ते, तो एक इंसान का दिमाग क्या करता है? वो नए सवाल पूछता है। मतलब उनका समय बच रहा है तो वो और गहरी सोच लगा सकते हैं। बिल्कुल। इंजीनियर अब उन समस्याओं पर अपना समय लगा सकते हैं जो पहले हल करना असंभव लगता था। वे सोच सकते हैं कि क्या मैं इस पुर्जे को आधा किलो और हल्का बना सकता हूं ताकि कार की माइलेज बढ़ जाए। और वो एक ही दिन में 50 अलग-अलग अजीबोगरीब डिजाइन सोच सकते हैं और उन्हें CAE में टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या वे काम करेंगे। एकदम सही। इसने इंजीनियरों को मजदूर से हटाकर विचारक और इनोवेटर बना दिया है। तकनीक से चलने वाले इस आधुनिक उद्योग में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए इन डिजिटल टूल्स को अपनी उंगलियों पर नचाना हर इंजीनियर के लिए अनिवार्य हो गया है। वाह, ये नजरिया बहुत ही ताजगी भरा है। मशीनें शारीरिक और दोहराव वाली मेहनत कर रही हैं ताकि इंसान अपनी कल्पना को और ऊंची उड़ान दे सकें। यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो आज साफ हो गया कि कैसे CAD यानी आकार, CAE यानी भौतिकी और CAM यानी निर्माण ने मिलकर उत्पाद विकास के हर एक चरण को एक निर्बाध, अचूक और बेहद तेज प्रक्रिया में बदल दिया है। अगली बार जब भी कोई नई कार का दरवाजा बंद करते समय उस सॉलिड ठक की आवाज सुने तो उसे ये पूरी डिजिटल प्रक्रिया याद आनी चाहिए। हाँ, या जब एक महंगा फोन जमीन पर गिरने के बाद भी साबुत पच जाए तो एक पल रुककर उस अदृश्य डिजिटल कारखाने को जरूर याद करना चाहिए। उस पर्दे के पीछे की दुनिया को, जहां CAD ने उस उत्पाद को जन्म दिया, CAE ने उसकी ताकत को आग में तपाकर परखा और CAM ने मशीनों के जरिए उसे हमारे हाथों तक पहुंचाया। ये तकनीकी त्रिमूर्ति ही है जो आज की दुनिया में तेजी और नवाचार को संभव बना रही है। इसके बिना मॉडर्न दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई शक नहीं है। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक नया विचार सामने रखना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो इसी तकनीक के भविष्य से जुड़ा है। वो क्या है? आज बात हुई कि कैसे ये सब कंप्यूटर एडेड है, यानी कंप्यूटर इंसान की मदद कर रहा है, इंसान निर्देश दे रहा है और सॉफ्टवेयर उसका पालन कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतना उन्नत हो जाएगा कि वो CAD, CAE और CAM इन तीनों प्रक्रियाओं को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही संभालने लगे। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। मान लीजिए बस एक लाइन टाइप की जाती है कि मुझे एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए जो एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चले और जिसकी कीमत 10 लाख रुपए हो। और बस AI खुद ही उसका CAD 3D मॉडल बनाए। हाँ, और CAE में उसका क्रैश टेस्ट और एरोडायनामिक विश्लेषण करे और CAM के जरिए सीधे कारखाने की मशीनों को निर्देश देकर वो कार बनाकर बाहर निकाल दे। अगर सच में वो दिन आ गया तो क्या कंप्यूटर एडेड का मतलब पूरी तरह से बदलकर कंप्यूटर जनरेटेड नहीं हो जाएगा? यही तो सवाल है। और उस पूरी तरह से स्वचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले डिजिटल कारखाने में एक मानव इंजीनियर की असली भूमिका क्या रह जाएगी? क्या हम सिर्फ विचार देने वाले रह जाएंगे या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए।